ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट निमोनिया। अब निमोनिया होता क्या है? अगर आपसे कोई बंदा पूछ लेता है कि यार बताओ निमोनिया क्या होता है, और आप उसे टू वर्ड आंसर देना चाह रहे हैं, मतलब आपको शॉर्ट एक आंसर बताना पड़ जाता है निमोनिया के बारे में, तो आप क्या आंसर करोगे? आपको पता होना चाहिए कि निमोनिया इज व्हाट? निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। ठीक है, जो लंग के फंक्शनल टिश्यूज होते हैं, अगर इनका इन्फेक्शन हो जाए तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं। तो मैं तो डेफिनेशन लिख भी देता हूँ, इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। अब जो मैं बातें आपको ये बता रहा हूँ ना, ये फर्स्ट एड पे नहीं लिखी हुई, इसलिए काइंडली आपने इसको लिख लेना है। अगर आपके पास पैथोमा है तो बहुत अच्छी बात है, ये पैथोमा वाली सारी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा, अगर आप एक एक लाइन में आंसर करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि भाईजान इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। और ये होता क्यों है? इट अकर्स ड्यू टू, अब निमोनिया होता क्यों है? हमने मान लिया कि चलो लंग पैरेन्काइमा को इन्फेक्शन को निमोनिया कहते हैं, लेकिन ये होता क्यों है? तो आपने याद रखना है, जो निमोनिया है वो क्यों, किस किस वजह से होता है? जो आपके डिफेंसेस हैं, जो आपका डिफेंस सिस्टम है, जो आपके फौजी हैं, जो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अगर उनका क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, तो डिफेंस डिफेंस सिस्टम का क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, तो आपको क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। अब डिफेंस सिस्टम क्या है? डिफेंस सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला डिफेंस सिस्टम आपकी बॉडी में क्या होता है? कफ रिफ्लेक्स। फर्ज करो मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया था, अगर आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसकी इरिटेशन होगी, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई मसला आएगा तो आपको स्नीजिंग होगी, आपको छींकें आएंगी। लेकिन अगर आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स में मुश्तमिल है, अगर उसमें कोई मसला होगा तो आपको क्या आएगी? आपको खांसी आएगी, कफ आएगी। तो इसको हम कहते हैं कफ रिफ्लेक्स। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी भी वजह से अगर आपका जो कफ रिफ्लेक्स है वो इम्पेयर्ड हो जाए, वो खराब हो जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? आपको खांसी नहीं आएगी और आपकी जो लंग्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब कि जो उसमें बैक्टीरिया था वो बाहर, हम उसको नहीं निकाल पाएंगे। देखो, जब हम खांसी करते हैं, हम बलगम को बाहर निकालते हैं ताकि उसमें से जो बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह हैं वो बाहर आ जाएं बॉडी से, तो इसलिए हम खांसी करते हैं। तो अगर हमारा कफ रिफ्लेक्स खराब हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। या फिर म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। ठीक है, म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। मैंने आपको बताया था कि भाईजान आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका जो एपिथेलियम होता है ये सीलरी होता है, इसके ऊपर ना सीलिया होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इसके ऊपर ना छोटी छोटी बीटिंग बॉडीज होती हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं, जो कि क्या करता है? जो बीट करता है और आपके म्यूकस को बाहर फेंकता रहता है। जो अंदर कचरा वगैरह है, जो अंदर जर्म्स हैं, जो अंदर बैक्टीरिया है, उसको बाहर फेंकता रहता है। अब जब भी म्यूकोसिलरी एस्केलेटर फर्ज करो किसी भी वजह से आपका खराब हो गया, फर्ज करो किस वजह से खराब हो गया? अब मैंने आपको एक डिजीज पढ़ाई थी, कार्टा जेनर सिंड्रोम। इसको हमने सीवीएस में भी पढ़ा था, इसमें हमने रेस्पिरेटरी में पढ़ा था। कार्टा जेनर सिंड्रोम में क्या होता है? आपके जो सीलिया होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, तो आपका जो म्यूकोसिलरी एस्केलेटर है, एस्केलेटर का मतलब होता है लिफ्ट, कि जो एक चीज को ऊपर की तरफ फेंके, तो वो वाला सिस्टम जो कि आपके म्यूकस को बाहर निकालता था, अगर वो खराब हो गया है, फॉर एग्जाम्पल इन कार्टा जेनर सिंड्रोम, तो क्या होगा? आपको निमोनिया हो जाएगा, आपके जो जर्म्स हैं वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे। उसके बाद और क्या हो सकता है? या आपके आपकी बॉडी में, आपकी लंग्स हैं, उसमें म्यूकस प्लग फॉर्मेशन है। म्यूकस प्लग किस किस डिजीज में बन सकता है? फर्ज करो सीओपीडी। सीओपीडी में क्या क्या था? सीओपीडी में दो चीजें थी, एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमने क्या पढ़ा था कि आपकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है म्यूकस ग्लैंड्स की। तो अगर आपको सीओपीडी है तो आपकी लंग्स में क्या बनेगा? म्यूकस प्लग, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो म्यूकस प्लग अंदर ही रहेगा और जर्म्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आपको निमोनिया हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, जब भी आपका डिफेंस सिस्टम, जब भी आपका जो फौजी हैं वो खराब हो जाएंगे, तो क्या होगा? आपको निमोनिया हो सकता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि निमोनिया का मरीज आपके पास किस तरह आएगा। ठीक है, आपके पास उसकी कंप्लेन क्या होंगी, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको लाजमी करना है। पैथोमा पे अगर आप पढ़ रहे हो तो पैथोमा वाले को अंडरलाइन करके इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, और अगर आप फर्स्ट एड कर रहे हो तो इसको लाजमी नोट कर लेना। अब फर्ज करो आपके पास एक मरीज आता है और वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे ना बुखार है, मुझे फीवर है। ठीक है, वो कहता है मुझे फीवर है प्लस मुझे क्या है? मुझे सर्दी बहुत लगती है। मतलब कि मुझे बुखार है और मुझे सर्दी बहुत लगती है। अब ये क्या है? दे आर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, कि इन सिम्टम्स से हम डायग्नोज नहीं कर सकते निमोनिया को। फिर आप उससे और हिस्ट्री लोगे। अब ये
अब फर्ज करो कि वो आपको सिर्फ ये बताता है कि मुझे बुखार है और मुझे सर्दी लगती है। अब ये तो कई डिजीजेज में ऐसा होता है। फर्ज करो एक बंदा है, उसको डेंगू हो गया, तो डेंगू में भी आपको पता है कि सर्दी बहुत ज्यादा लगती है और बुखार भी होता है। अगर डेंगू नहीं हुआ तो फर्ज करो उसको मलेरिया हो गया है, तो मलेरिया में भी आपको पता है कि क्या होता है, उसको बुखार होता है और सर्दी लगती है। फिर आपने कहना है कि अच्छा तुम्हें और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अगर वो कहेगा कि मुझे प्रोडक्टिव कफ है, मुझे खांसी आती है और उसमें बलगम बहुत आती है, प्रोडक्टिव कफ है, मतलब कि कफ विद स्पुटम, जो कफ है उसमें क्या आ रहा है, स्पुटम आ रहा है, तो आपने फिर फौरन चला जाना है कि इसको कोई लंग का मसला हुआ है, इसको कोई लंग का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्टिव कफ, फीवर, चिल्स, बुखार है, सर्दी लगती है, प्रोडक्टिव कफ है, और क्या क्या है। और बहुत अहम बात, बहुत ही अहम बात, कि जो उसकी प्रोडक्टिव कफ है, जो उसकी बलगम है खांसी में, अगर वो येलो ग्रीन है, ठीक है, अगर वो क्या है, वो येलो और ग्रीन मतलब हरे से रंग की है, या अगर वो हरे से रंग की है, तो आपने क्या कहना है कि इसमें क्या चल रही है, इसमें ये पस है, इट इज पस फॉर्मेशन। मैं आगे आपको समझाता हूँ कि ये ग्रीन स्पुटम हमारी लंग्स में क्यों बनता है, ये हम बाद में करते हैं, पहले इसको समझो। अगर येलो ग्रीन स्पुटम होगा तो आपने कहना है ये पस है, और इसको क्या है, इसको इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, मतलब स्वेयर इन्फ्लेमेशन है। जब अगर उसको येलो ग्रीन स्पुटम है तो आपने फौरन सस्पेक्ट कर देना है कि इसको निमोनिया हो सकता है। लेकिन अगर उसकी जो स्पुटम है, जो उसकी बलगम है, उसका कलर रस्टी है, ठीक है, रस्टी, जिस तरह जंग का कलर होता है ना, लोहे का जंग जो होता है वो रेड रेड कलर का होता है ना, कलेजी कलर का होता है, तो अगर वो रस्टी कलर का है तो आपने क्या कहना है कि इसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो काफी ज्यादा शदीद है, और इसकी लंग्स में ब्लीडिंग भी चल रही है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि उस पेशेंट को क्या होगा, बुखार होगा, सर्दी लग रही होगी, और क्या होगा, उसको प्रोडक्टिव कफ होगी, मतलब उसकी खांसी में बलगम आ रही होगी। अगर खांसी वाली जो बलगम है वो येलो ग्रीन कलर की है, तो आपने कहना है कि भाईजान इसके अंदर स्वेयर इन्फ्लेमेशन चल रही है। लेकिन अगर वो रस्टी कलर की है, अगर वो रस्टी है, तो आपने क्या कहना है कि इसमें क्या है, इसमें ब्लड है, इसके लंग्स के अंदर ब्लीडिंग चल रही है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, और क्या होगा, और क्या सिम्टम्स होंगी। वो बेचारा तेज तेज सांस ले रहा होगा, इसको हम कहते हैं टेकिपनिया। ठीक है, टेकिपनिया, टेकिपनिया कहते हैं जोर जोर से तेज तेज सांस लेना। या फिर उसको क्या होगा, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, मतलब उसको क्या होगी, चेस्ट पेन होगी, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगी, प्रोडक्टिव कफ होगी। और इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जब आप उसकी सीबीसी करवाओगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे, तो उसमें डब्ल्यूबीसीज आपको रेज मिलेगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज क्या मिलेगा, रेज मिलेगा। अब आपको सस्पेक्ट हो गया है कि यार इसको ना नमूनिया हो सकता है। ठीक है, इसको येलो ग्रीन स्पुटम है, प्रोडक्टिव कफ है, बुखार है, सर्दी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसका डायग्नोज बनाना है। तो डायग्नोज आप कैसे बनाओगे, देखो, ये डीएक्स का मतलब होता है डायग्नोसिस, और सीएफ का मतलब होता है क्लिनिकल फीचर्स। तो डायग्नोज आप कैसे बनाओगे, आपने कहना है चलो शाबाश, चेस्ट एक्सरे करवा के लाओ। जब वो चेस्ट एक्सरे करवा के लाएगा, ठीक है, आपने कहना है चेस्ट एक्सरे करवाओ, और आपने क्या कहना है, जो आपकी बलगम है उसका कल्चर, मतलब वो लेबोरेटरी में जाएगा, और वो क्या, लेबोरेटरी वाले क्या करेंगे, उसकी बलगम का कल्चर ले लेंगे, स्पुटम ग्राम स्टेन, इसका कल्चर लेके इसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे कि इसके स्पुटम में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एंड कल्चर मतलब कि हम क्या करेंगे, पहले चेस्ट एक्सरे करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे, कल्चर करेंगे, और ब्लड कल्चर, ब्लड में देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, और उसके बाद जब आपने चेस्ट एक्सरे कराया, अब जो चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे आपको 3 पैटर्न्स में मिल सकता है। ये जो चेस्ट एक्सरे है, ये आपको ना तीन तीन पैटर्न्स में मिल सकता है, और इसी बेस पे हमने नमूनिया को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहां तक मुझे एक दफा जरा बता दें कि आपको क्लिनिकल फीचर्स क्लियर हो गए हैं, कि अगर एक बंदा बुखार, सर्दी लग रही है, उसको प्रोडक्टिव कफ है, और जो उसकी कफ है उसमें येलो ग्रीन या रस्टी स्पुटम है, और वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, उसको चेस्ट पेन है, डब्ल्यूबीसी उसका रेज है, तो आपने क्या सस्पेक्ट करना है, आपने फौरन नमूनिया सस्पेक्ट करना है, और आपने कहना चलो शाबाश, क्या करवा के लाओ, चेस्ट एक्सरे करवा के लाओ, और अपना ग्राम स्टेन और कल्चर करवा के लाओ। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आपको क्लियर है, बिल्कुल सीधी सी बातें हैं। अब थोड़ा सा आपको ड्राई लग सकता है टॉपिक, लेकिन आपने इसको लाजमी करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। अब जब आपने उस बंदे का चेस्ट एक्सरे करवाया, ठीक है, जब आपने उसका बंदे का चेस्ट एक्सरे करवाया, और आपको ना 3 पैटर्न मिल सकते हैं। चेस्ट एक्सरे पे आपको 3 पैटर्न्स मिल सकते हैं, आपकी बुक ने भी बनाया हुआ है, फिर मैं आपको एंड पे बुक से भी समझाता हूँ। पहला पैटर्न आपको क्या मिल सकता है, लोबार नमूनिया। ठीक है, लोबार नमूनिया। लोबार नमूनिया में क्या है, इसके हमें नाम से ही पता चल रहा है
कि इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपकी लंग्स का पूरा लोब, अगर आपकी लंग का पूरा लोब क्या हो जाए, अफेक्ट हो, पूरी लंग का पूरा लोब इफेक्ट हो, तो आपको क्या होगा, आपको लोबार नमूनिया हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात आपने जो याद रखनी है, जो लाजमी याद रखनी है, वो इनके बैक्टीरिया हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो लोबार नमूनिया करवाते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है एस नेमोनाई, ठीक है, एस नेमोनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। एस नेमोनाई क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोबार नमूनिया, ठीक है। लोबार नमोनिया का जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्या है, इट इज एस नेमोनाई। उसके बाद एक और बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं लेजियोनीला, ठीक है, लेजियोनीला। ये तीनों बैक्टीरिया के आप नाम रट्टा मार दें। उसके बाद आता है क्लेब्सिला, क्लेब्सिला। तो ये तीन बैक्टीरिया हैं, इन तीनों बैक्टीरिया के नाम को आपको रट्टा होना चाहिए कि भाईजान ये तीनों बैक्टीरिया क्या कॉज कराते हैं, दे कॉजेस लोबार नमोनिया। और लोबार नमोनिया क्या करता है, ये अब मैं आपको बता देता हूँ, लोबार नमोनिया में क्या होता है, आपका आपका क्या होता है, जो इंट्रा एल्वुलर कंसोलिडेशन, इंट्रा एल्वुलर एक्सुडेट, सॉरी, इंट्रा एल्वुलर एक्सुडेट, जिससे क्या हो जाती है, कंसोलिडेशन हो जाती है, कंसोलिडेशन हो जाती है। और ये क्या करता है, इट में इन्वॉल्व इंटायर लोब, मतलब के पूरा लोब भी इन्वॉल्व हो सकता है या फिर पूरी लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब मैंने आपको एंड पे इसके एक्सरे दिखाऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एक्सरे में कैसे देख सकते हैं नमूनिया को। तो मैंने कल भी आपको बताया था, अगर फर्ज करो कि दिस इज योर एल्वोलाई, अगर ये कोलैप्स कर जाता है तो इसको हम कहते हैं एटीलैक्टेसिस। अगर ये कोलैप्स कर जाता है इसको हम कहते हैं एटीलैक्टेसिस। लेकिन अगर इसमें कोई फ्लूइड भर जाता है, इसमें कोई एक्सुडेट या ट्रांसुडेट भर जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। अब होता क्या है, ये जो तीन बैक्टीरिया हैं, एस नमोनाई, लेजोनीला और क्लेब्सिला, ये क्या करते हैं, ये एक्सुडेट भर देते हैं। एक्सुडेट क्या था, ये वो वाला फ्लूइड था जिसमें क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं। अब अगर एल्वोलाई के अंदर आपके एक्सुडेट भर जाए, और जिससे क्या होगा, वो कंसोलिडेशन हो जाएगी, और जिससे आपको क्या हो जाएगा, लोबार नमूनिया हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लोबार नमूनिया। बस आपने ये बातें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद करना। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे है जी आपका, अगर आपने चेस्ट एक्सरे करवाया, अगर तो उसका पूरा लोब इफेक्टिव है तो आप कहेंगे लोबार नमूनिया है। लेकिन आपको एक और किस्म की फाइंडिंग मिलती है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रोंको नमूनिया, ठीक है, ब्रोंको नमूनिया। यहां से आपको टॉपिक थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग सकता है, बट आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ब्रोंको नमूनिया, ब्रोंको नमूनिया में क्या होता है, ब्रोंको नमूनिया में 3-4 बैक्टीरिया हैं। जो बैक्टीरिया वो पहले वाली दो तो पहले वाली है एस नमूनिया, ठीक है, एस नमोनाई, एस नमोनाई, उसके अलावा क्लेब्सिला। ये दोनों हैं, ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं, ये आपके लोबार नमूनिया भी कॉज कराते हैं और ब्रोंको नमूनिया भी कॉज कराते हैं। इसके अलावा दो को आपने रटा मार लेना है, और दो कौन से हैं, एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा। ये जो बैक्टीरिया है ना, इनकी डिटेल में आपको एंड पे बताता हूँ जब हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। एच इन्फ्लुएंजा और स्टेफलोकोकस ऑरियस, ठीक है, स्टेफ ऑरियस, एच इन्फ्लुएंजा, क्लेब्सिला और एस निमोनिया, ये चार बैक्टीरिया क्या कॉज कराते हैं, दे कॉजेस ब्रोंकोनेमोनिया। अब ब्रोंकोनेमोनिया क्या चीज होती है, इसको आपने गौर से समझना है। इसकी जो लाइन है काफी, मतलब इसकी फाइंडिंग ना स्टूडेंट को समझ नहीं आती होती, इसलिए आपने इसको गौर से देखना है। ब्रोंकोनेमोनिया में क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन इनफिल्ट्रेट फ्रॉम ब्रोंक्यूल इनटू एडजेसेंट एल्वोलाई। अब सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब कि जब इन्फेक्शन होगा तो क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी। कौन सी इन्फ्लेमेशन होगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, मान लिया। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, इनफिल्ट्रेट फ्रॉम ब्रोंक्यूल इनटू एल्वोलाई। देखो, ये जो इन्फ्लेमेशन है, पहले इन्फ्लेमेशन कहां पे होगी, ब्रोंक्यूल में, ठीक है, पहले इन्फ्लेमेशन कहां पे होगी, ब्रोंक्यूल में। वो इनफिल्ट्रेट कर जाएगी, वो इनफिल्ट्रेट अंदर घुस जाएगी, किसके अंदर घुस जाएगी, इनफिल्ट्रेट इनटू एल्वुलाई, ठीक है, इनटू एल्वुलाई। इस लाइन का ये मतलब है, मैं आपको सिंपल करके बताता हूं, जो ब्रोंक्यूल होंगे ना आपके, ब्रोंक्यूल में आपकी इन्फ्लेमेशन होगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकोनेमोनिया कहते हैं। लेकिन वो जो इन्फ्लेमेशन है वो अंदर घुस जाएगी, इनफिल्ट्रेट कर जाएगी, किसके, एल्वुलाई के, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगी और ब्रोंकोनेमोनिया हो जाएगा। और हमें इसका चेस्ट एक्सरे किस तरह मिलेगा, इसमें हमें चेस्ट एक्सरे जो मिलेगा वो मिलेगा पैची डिस्ट्रीब्यूशन। पैची डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं, आप एंड पे आपको एक्सरे भी दिखाऊंगा। पैची डिस्ट्रीब्यूशन, देखो, इसमें आपको जो एक्सरे मिलेगा ना, एक्सरे, मैंने आपको ना पहले भी एक दो दफा ये बात बताई है कि जो आपकी एयर है एक्सरे में वो आपको ब्लैक नजर आती है, और जो फ्लूइड है या कंसोलिडेशन है या कुछ भी ऐसा जो सख्त चीज है वो हमें व्हाइट नजर आती है। अब हमें ना व्हाइट व्हाइट पैचेस नजर आएंगे चेस्ट एक्सरे पे, ठीक है, तो हमें फर्ज करो
कि ये आपकी लंग है ना, ये आपकी लंग है चेस्ट एक्सरे पे, तो हमें यहाँ पे ना एक पैच नजर आएगा व्हाइट कलर का, और वो क्या चीज शो कर रहा होगा कि भाईजान इसको क्या है, ब्रोंकोनिमोनिया है। और वो जो पैच होगा, इट में इन्वॉल्व मोर देन वन लोब, वो एक से ज्यादा लोब को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और एंड पे उसने लिखा हुआ है सेंटर्ड अराउंड ब्रोंकाई, ठीक है, सेंटर्ड अराउंड ब्रोंकाई, मतलब कि इसका ये सारी लाइन काफी कंफ्यूजिंग है, मैं सिंपल आपको बताता हूँ। इन्फ्लेमेशन कहाँ पे होगी, ब्रोंक्यूल में, वो अंदर घुस जाएगी, किसके अंदर घुस जाएगी, एल्वेलाई के अंदर। और जब आप चेस्ट एक्सरे करवाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट पैचेस मिलेंगे, व्हाइट व्हाइट पैचेस मिलेंगे, और ये जो पैचेस हैं एक या एक से ज्यादा लोब को इफेक्ट कर सकते हैं, और ये सेंटर्ड होंगे, ये इर्द गिर्द होंगे किसके, ब्रोंकाई के, क्योंकि जो ये वाली निमोनिया है ये ब्रोंकस से शुरू हुआ है, तो आपने याद रखना इट विल बी सेंटर्ड अराउंड ब्रोंकाई, सिंपल सी बात है। हम आगे चलते हैं, और आगे है जी आपका एटिपिकल निमोनिया, और जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल नमोनिया, ठीक है, इंटरस्टिशियल नमोनिया, इंटरस्टिशियल नमोनिया, और इसका दूसरा नाम क्या है, एटिपिकल नमोनिया, ये आपने काफी दफा, एटिपिकल नमोनिया, इंटरस्टिशियल नमोनिया। अब इसमें क्या होता है, जो आपका इंटरस्टिशियम है, पहले देखो, पहले पूरा लोब इफेक्ट, उसके बाद क्या इफेक्ट हुआ था, एक ब्रोंकाई इफेक्ट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि अगर पूरा इंटरस्टिशियम ही इफेक्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल नमोनिया, इंटरस्टिशियल नमोनिया। और इसकी जो सबसे मोस्ट कॉमन काज है, दैट इज योर माइकोप्लाज्मा नेमोनाई, माइकोप्लाज्मा नेमोनाई। और आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर लें, जो माइकोप्लाज्मा नेमोनाई है इसकी सेल वाल नहीं होती, इसकी कोई भी सेल वाल नहीं होती, ठीक है। तो आगे जाकर मैं बताता हूं कि हम हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट बात है कि जो माइकोप्लाज्मा नेमोनाई है इसकी सेल वाल नहीं होती, तो फिर हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो माइकोप्लाज्मा नेमोनाई, उसके बाद एक और बैक्टीरिया है क्लाइडोफिलिया नेमोनाई, ठीक है, क्लाइडोफिलिया नेमोनाई। उसके बाद और क्या है, उसके बाद और क्या है जी आपका क्लाइडोफिलिया पिस्त्री। उसके बाद लिजियोनीला है, कॉक्सिला बर्नोती, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो मैं लिख देता हूँ, बाकी आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, कॉक्सिला बर्नीती। कॉक्सिला बर्नीती ने हिस्ट्री में बहुत लोगों को मारा है। इसका मैं आपका थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊंगा आगे जाके। कॉक्सिला जो बर्नीती है ना, ये बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया था पहले, ये ना इतना तेज बुखार करवाता था और हमें पता ही नहीं था चलता कि बुखार ये क्यों कॉज कराता है, और ये क्या कॉज कराता है, क्यू फीवर। क्यू फीवर का मतलब होता है क्वेश्चनेबल फीवर, कि मतलब हमें ना पता ही नहीं होता कि यार क्यों बुखार हो रहा है, इतना तेज ये बुखार कराता है और इसका हमें पता ही नहीं चलता कि बुखार क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसने हिस्ट्री में बहुत जाने ली है, इसलिए हम इसको कहते हैं, ये जो कॉक्सिला बर्नीती है ये क्यू फीवर कॉज कराता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका आरएसवी। आरएसवी बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, जिस इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस। मैं लिख भी देता हूं, लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस, सिंचियल वायरस, रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस। और सीएमवी, सीएमवी का तो आप सबको पता होगा, साइटोमेगैलो वायरस, साइटोमेगैलो वायरस। तो रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस और साइटोमेगैलो वायरस, ये सारी जो जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे क्या कॉज कराते हैं, दे कॉजेस इंटरस्टिशियल निमोनिया या फिर एटिपिकल निमोनिया। अब इसमें आपको पैटर्न किस तरह मिलेगा, देखो इसमें आपको डिफ्यूज पैचेस मिलेंगे, डिफ्यूज, मैं पहले लिख लेता हूं फिर मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूं। डिफ्यूज पैची इन्फ्लेमेशन, डिफ्यूज पैची इन्फ्लेमेशन, इन तीनों लफ्जों को हम समझते हैं पहले। डिफ्यूज का मतलब होता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है फोकल और एक होता है डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है, कि फैला हुआ है जी, पूरी लंग्स पे फैला हुआ है, डिफरेंट जगह पे है। लेकिन फोकल का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे, एक स्पेसिफिक जगह पे, उसको हम फोकल कहते हैं। और अगर फैला हुआ हो, पूरी लंग्स पे हो, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज। अब इसमें क्या होगा, इसके हमें नाम से पता चल रहा है, डिफ्यूज का मतलब है कि फैला हुआ, पैची का मतलब पैचिस, और इन्फ्लेमेशन मतलब कि पूरी लंग्स में डिफरेंट पैचेस होंगे जो कि डिफ्यूज होंगे, जो कि एक जगह पे नहीं होंगे, वो मिक्स होंगे, बिल्कुल पूरी लंग्स पे फैले होंगे। तो डिफ्यूज पैची इन्फ्लेमेशन मिलती है लोकलाइज्ड टू इंटरस्टिशियल एरियाज एट एल्वेलर वॉल्स। मतलब कि देखो वो कहता है कि इसमें डिफ्यूज पैची इन्फ्लेमेशन होगी बट लोकलाइज्ड टू इंटरस्टिशियल
एरियाज, जो इंटरस्टिशियल एरियाज हैं लंग्स के, उसमें लोकलाइज्ड होगी बट वो डिफ्यूज्ड पैची इन्फ्लेमेशन होगी। उसके बाद उसने क्या कहा है कि एट एल्वुलर वॉल, जो एल्वुलाई हैं उसकी दीवारों में जो इंटरस्टिशियम है उसमें आपको क्या मिलेगी, डिफ्यूज पैची इन्फ्लेमेशन मिलेगी। मैं आपको एंड पे एक्सरे बताऊंगा ना, फिर आपको ये सारी लाइनें समझ आ जाएंगी। जब आप उसका चेस्ट एक्सरे कराओगे, जब आप उसका चेस्ट एक्सरे कराओगे तो आपको मोस्ट कॉमनली ये आपने याद रखना है, जो इंटरस्टिशियल नमूनिया होता है ना, ये बाइलेटरल होता है। ये क्या होता है, बाइलेटरल होता है, मतलब ये दोनों लंग्स को इफेक्ट करता है, एक लंग को नहीं इफेक्ट करता। इसके पीछे ये भी लिख लें, ये जो ब्रोंको नमूनिया है ये भी बाइलेटरल होता है। ब्रोंको नमूनिया और जो आपका एटिपिकल नमूनिया ना, ये दोनों बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल का मतलब होता है दोनों साइड, दोनों लंग्स को इफेक्ट करेगा। जब आप चेस्ट एक्सरे कराओगे तो आपको बाइलेटरल बाइलेटरल क्या मिलेगा, मल्टीफोकल ओपेसिटीज, मल्टी मल्टीफोकल ओपेसिटीज। ओपेसिटीज का मैंने कल भी मतलब आपको बताया था कि जो आपका चेस्ट एक्सरे होता है, अगर उस कोई चीज सॉलिड हो जाए ना हमारे चेस्ट में, तो वो ओपैक हो जाती है, उसमें से रेडिएशंस नहीं गुजर सकती, तो उसको हम कहते हैं ओपेसिटी। और वो ओपेसिटी हमेशा हम आपको व्हाइट नजर आती है, आपको एक्सरे पे जो ओपेसिटी होती है वो व्हाइट नजर आती है। तो हमें क्या होगा, मल्टीफोकल मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे दोनों लंग्स में डिफरेंट ओपेसिटीज, व्हाइट व्हाइट पैचेस नजर आएंगे, किसमें, इंटरस्टिशियल नमूनिया में। ठीक है, तो इस तरह हमें चेस्ट एक्सरे इसका नजर आएगा। उसके बाद एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी चूंकि बुक ने लिखा हुआ है तो मैं पढ़ा देता हूं। आगे जो चौथी टाइप है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया। ठीक है, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नेमोनिया। ठीक है, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नेमोनिया। अब ये क्या होता है, ये बड़ा ना मिस्टीरियस सा नेमोनिया है। ये होता तो नेमोनिया है, ठीक है, होता तो ये इन्फेक्शन ऑफ लंग है, नेमोनिया, बट इट इज नॉन इन्फेक्शियस। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि देखो, ये जो इसके बारे में ना, इसकी जो एटियोलॉजी है हमें पता ही नहीं है, ये इडियोपैथिक होता है, मतलब इसकी हमें कॉज का ही नहीं पता, ये किस वजह से होता है वो हमें नहीं पता। बट कुछ साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि इट इज ड्यू टू ऑटो इम्यून, ये ऑटो इम्यून है। ठीक है, ऑटो इम्यून है, इसमें आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है जिससे आपकी लंग्स खुद ब खुद ही खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो लेकिन इसके हमें जो एग्जैक्ट कॉज है उसका हमें नहीं पता। इस ये क्या है, ये भी एक निमोनिया है, इसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें भी इन्फेक्शन होता है, बट इसमें कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होता। इट इज नॉन इन्फेक्शियस बट इट इज निमोनिया, और इसकी इटियोलॉजी क्या है, इडियोपैथिक है। अब चूंकि इसमें कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, तो जब आप इसका स्पुटम कराओगे, स्पुटम या ब्लड कल्चर कराओगे, स्पुटम या ब्लड कल्चर कराओगे तो वो नेगेटिव आएगा। आप बलगम का जब कल्चर कराओगे तो उसमें आपको कोई बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, आप ब्लड का कोई कल्चर कराओगे तो आपको कोई बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस। और जो कि ये नॉन इन्फेक्शियस है तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते। इसमें जो इसका जो एंटीबायोटिक्स है, इसमें एंटीबायोटिक्स देंगे तो एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया और वायरसेस और आपके बाकी ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम करती हैं, लेकिन इसमें तो क्या है, इसमें तो कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व ही नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स हम इसमें नहीं दे सकते, एंटीबायोटिक्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बट चूंकि कुछ साइंसदान, कुछ साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि ये ऑटो इम्यून है, तो इसलिए हम इसमें क्या देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, मतलब कि स्टीरॉइड्स देंगे, कोर्टिसोल देंगे, बीटा मैथेसोन देंगे, ताकि क्या हो जाए, इसकी इम्यूनिटी कम हो जाए और हम इस पेशेंट को ठीक कर सकें। बिल्कुल आसान सी बातें हैं। उसके बाद उसमें वो ये कहता है कि नॉन इन्फेक्शियस नमूनिया कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें इन्फ्लेमेशन होगी किसकी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, इसमें इन्फ्लेमेशन होगी किसकी, ब्रोंक्यूल्स की, सीधी सी बात है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि पहले हम इसको क्या कहते थे, अब हम इसको कहते हैं क्रिप्टोजेनिक, लेकिन पहले फॉर्मली इट वाज कॉल्ड, पहले हम इसको क्या कहते थे, ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, बूप, BOOP, बूप, ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। ठीक है, तो ये इसका पहला नाम था, अब हम इसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोजेनिक कहते हैं। और इसमें आपने याद रखना है, बाकी जितनी भी तीनों टाइप्स हैं, तीनों टाइप से हमने पढ़ा है कि भाईजान कोई ना कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, बट इसमें कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होता, और ये इन्फ्लेमेशन होती है। और कुछ साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि ये शायद ऑटो इम्यून की वजह से है, इसलिए हम इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब देते हैं तो इसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, बाकी जब हम इसका कल्चर कराएंगे तो कल्चर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। एक और बैक्टीरिया है जिसमें हमें कल्चर नेगेटिव मिलता है, जिसमें हमें क्या मिलता है, कल्चर नेगेटिव मिलता है, और वो है माइकोप्लाज्मा नेमोनाई। माइकोप्लाज्मा नेमोनाई का ना मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, इसमें भी हमें कल्चर ग्राम स्टेन नेगेटिव मिलता है, कल्चर नहीं, ग्राम स्टेन नेगेटिव मिलता है। हम आगे चलते हैं, आगे है जी आपका एस्पायरेशनल नमूनिया। ठीक है, एस्पायरेशनल नमूनिया हम पढ़ चुके हैं पहले भी, आपको मैं याद कराऊंगा, फिर आपको याद आ जाएगा। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि जो न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं उनका फायदा हो जाए। एस्पायरेशनल नमूनिया, एस्पायरेशनल नमूनिया में क्या होता है, एस्पायर का मतलब क्या होता है,
एस्पायर, एक तो पाकिस्तान में एक एस्पायर कॉलेज है ना, वो वाला एस्पायर कॉलेज नहीं, एस्पायरेशनल नमूनिया। एस्पायरेशनल नमूनिया का मतलब क्या होता है कि अगर आपके लंग्स के अंदर कोई चीज चली गई है, आप खाने के दौरान या कोई किसी भी वजह से अगर कोई लंग्स के अंदर आपकी चीज चली जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज एस्पायरेशन, ये एस्पायर हो गया आप। अब होता क्या है कि फर्ज करो कोई बंदा क्या कर लेता है, एस्पायर कर लेता है ओरोफेरेंक्स या गैस्ट्रिक कंटेंट को। मतलब कि अगर एक बंदा है एस्पायर कर लेता है, एस्पायर का मतलब क्या है कि लंग्स में कोई चीज चली गई है, फेफड़ों में चीज चली गई है, एस्पायर कर लेता है किसको, ओरोफेरेंक्स। जो उसका ओरोफेरेंक्स मतलब वो कोई चीज खाता है और वो खाने के दौरान उसकी लंग्स में चली जाती है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि एक बच्चा है और वो मूंगफली खाता है और मूंगफली उसकी लंग्स में चली गई है, पीनट चली गई है। या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट कब एक्सपायर कर सकते हैं, अगर एक बंदा है और वो स्वेर वॉमिटिंग कर रहा है, वो बार बार उल्टियां कर रहा है, तो क्या होगा कि चांसेस ये हैं कि जो उल्टियों का मटेरियल है, जो वोमिटस है, वो उसकी किस में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है। तो इस जो जब वो लंग्स में जाएगा, तो चूंकि वो एक गंदी चीज है, खराब चीज है, और खाना है या कोई गैस्ट्रिक कंटेंट है, जब वो आपकी लंग्स में जाएगा, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी या इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस नमूनिया को हम क्या कहते हैं, इस नमूनिया को हम कहते हैं इन एस्पायरेशनल नमूनिया। और आपको पता नहीं याद है या नहीं, लेकिन मुझे याद है, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था यूएसएमएलई का, कि एक बाबा है 70 साल का और उसको सेरिब्रल इंफाक्शन हुआ है, सेरिब्रल हेमरेज हुआ है, मतलब उसको कोई दिमाग का प्रॉब्लम हुआ है और वो बेहोश हो गया है, और वो आपके पास इमरजेंसी में लाया गया है। और जब वो इमरजेंसी में लाया गया है, तो उसने वॉमिटिंग की है, और चूंकि वो अनकॉन्शियस है, तो जो वॉमिटिंग वाला मटेरियल है उसकी लंग्स के अंदर चला गया है। और जो वॉमिटिंग वाला मटेरियल है, वही तो हम पढ़ रहे हैं कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो उसने एक्सपायर करके उसकी लंग्स के अंदर चला गया है। तो पहले तो आप मुझे बताएं कि उसको कौन सा नमूनिया होगा, उसको नमूनिया होगा एस्पायरेशनल नमूनिया, एस्पायरेशनल नमूनिया। अब हम ये समझते हैं कि उसकी कौन सी लंग में जाएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यस, तलहा को याद आ गया, बाकियों को भी आई होप कि याद आ गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अच्छा, अगर वो उसकी लंग्स के चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं एस्पायरेशनल नमूनिया कहते हैं। अब वो किस लंग में मोस्ट कॉमनली जा सकता है, एक्सीलेंट, सारे तकरीबन स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं कि वो उसकी राइट लंग में जा सकता है, राइट लंग में जा सकता है। अब हम उसको दोबारा एक दफा समझ लेते हैं, जो स्टूडेंट नए ऐड हुए हैं उनको भी समझ आ जाएगा। तो इसमें हम समझते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस किस पेशेंट में एस्पायरेशनल नमूनिया हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ऐसे लोग जो कि क्या हैं, जो कि खबती हैं, जो कि पागल हैं। ठीक है, अल्टर्ड मेंटल, जिनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो एस्पायर कर लेते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, वो अपने वो अंदर उनकी लंग्स में चीजें जाने के चांसेस ज्यादा हैं, जिनका मेंटल स्टेटस खराब है। या फिर अगर आपका क्या है, डिक्रीज कफ रिफ्लेक्स। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई चीज जाती है या कोई इरिटेशन होती है, तो आपको हमेशा खांसी आती है। तो कफ रिफ्लेक्स ही अगर आपका खराब है, तो क्या होगा, देखो फर्ज करो, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। एक बच्चा है छोटा, और वो मूंगफली खा रहा है। जब वो मूंगफली खा रहा है, तो वो जब मूंगफली खाता है ना, तो ज्यादातर ऐसे होता है कि उसकी अगर लंग्स में चली जाए ना, तो उसको स्वेर खांसी आती है, उसको फौरन खांसी आएगी, और वो जो खांसी की वजह से जो अगर छोटा मोटा पार्टिकल है, तो वो बाहर निकल जाता है। इसको हम कहते हैं कफ रिफ्लेक्स। ये हमारा एक रिफ्लेक्स है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा हुआ है। लेकिन अगर एक बच्चा है और उसमें अगर कफ रिफ्लेक्स खराब हो गया है, तो अगर छोटा सा पार्टिकल भी उसकी लंग्स में जाएगा, तो कफ ही नहीं, उसको खांसी नहीं आएगी, तो क्या होगा, उसको एस्पायरेशनल निमोनिया हो जाएगा। या फिर एक और बंदा है जिसका मेंटल स्टेटस खराब है, जो पागल है, तो उसको कोई समझ नहीं है, तो उसको क्या है, उसको भी एस्पायरेशनल निमोनिया हो सकता है। या फिर ग्लोटिक, अगर आपका जो ग्लोटिस है, अगर वो क्लोज हो सही तरह नहीं होता, जो आपको पता है ना, अब मैं इधर नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमने यही कॉन्सेप्ट जीआईटी में भी पढ़ना है, कि जब आप खाना खाते हो ना, तो आपका जो ग्लोटिस होता है ना, वो उसके ऊपर चला जाता है, ट्रैकिया के ऊपर चला जाता है, ताकि आपका खाना ट्रैकिया में न जाए। जब आप सांस लेते हो, तो वही ग्लोटिस एसोफेगस को बंद कर देता है, ताकि आपका जो हवा है ज्यादातर वो ट्रैकिया में जाए, एसोफेगस में ना जाए। तो अगर आपका ग्लोटिस क्लोजर प्रॉब्लम है, मतलब आपका ग्लोटिस से इतना बंद नहीं हो रहा, तो आपको क्या हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकती है, एस्पायरेशनल निमोनिया हो सकता है, कफ रिफ्लेक्स खराब है। या फिर आप एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रल ट्यूब, जिसको हम खुराक की नाली भी कहते हैं, अगर आप किसी पेशेंट को एनजी ट्यूब पास करने लगे हो, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो कि हम नाक से डालते हैं, सीधा स्टमक में जाती है, और खुराक की नाली हम इसको कहते हैं, तो ये अगर आप ये किसी में पास करने लगे हो, तो इसमें भी आपको क्या हो सकता है, एस्पायरेशनल निमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है स्ट्रोक, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या आता है, स्ट्रोक। अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है, तो वो बेहोश होगा, उसको झटके वगैरह लगेंगे, तो उसमें भी उसको हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। उसके बाद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन किस तरह, मतलब ये प्रेजेंट किस तरह किया जाएगा, जो आपका एस्पायरेशनल नमूनिया है,
ये आपके सामने मरीज किस तरह आएगा? तो वो क्या होगा, आपने याद रखना है, जब भी हम एस्पायर करते हैं, जब भी मतलब कोई चीज एस्पायर करती है, तो मोस्ट कॉमनली वो किस लैंग में जाती है? वो राइट लैंग में जाती है। किस में जाती है? राइट लैंग में जाती है। फिर मैंने आपको एक दो पोजीशंस भी समझाई थी कि देखो, अगर एक बंदा है और वो सिटिंग अप है, मतलब वो बैठा हुआ है, जिस तरह आप सारे, उम्मीद है आप सारे बैठ के लेक्चर ले रहे होगे, तो अगर आप बैठे हुए हो, ठीक है, अगर आप बैठे हुए हो तो फिर आपके किस लंग के किस लोब में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है? मतलब देखो, जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था, मैं वही दोबारा बता रहा हूँ। जब आप बैठे होंगे तो आप अगर आप कोई बाहर से चीज आपकी लंग्स में जाती है, तो सबसे ज्यादा हमें ये तो पता है कि राइट लंग में जाएगी। बट किस लोब में जाएगी? वो किस लोब में जाएगी? राइट लोअर लोब। RLL का मतलब है राइट लोअर लोब। हाँ, लोअर सेगमेंट ऑफ द राइट लंग या इंफीरियर लोब। यस, जब हम बैठे होंगे तो हमारी जो राइट लंग है, इसमें ज्यादा चांसेस के खतरे हैं। और राइट लंग के किस लोब में? लोअर लोब। लोअर लोब, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में सारा समझाया था, डायग्राम्स भी बनवाई थी, आई होप कि आपको याद हो। लेकिन अगर एक बंदा है और वो लेइंग डाउन पोजीशन में है, मतलब वो लेटा हुआ है, वो क्या है? लेटा हुआ है, तो फिर किस में होगा? फिर उसके राइट अपर लोब, ठीक है, राइट अपर लोब। अगर वो सीधा स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो उसमें क्या होगा? वो राइट अपर लोब में क्या होगा? उसमें वो चीज जाने का खतरा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो इट विल लीड टू लंग अब्सेस। अब लंग अब्सेस क्या है? ये पूरा टॉपिक है, हमने एंड पे इसको पढ़ना है, अभी पढ़ना है आज की क्लास में। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा पेंडिंग रखें, लंग अब्सेस क्या होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्पायरेशनल निमोनिया। उसके बाद उसने एक और टॉपिक लिखा हुआ है, छोटू सा टॉपिक है, एस्पायरेशन नेमोनाइटिस। ठीक है, फर्ज करें कि आप कोई चीज एस्पायर करते हैं, लेकिन आपको निमोनिया तो नहीं होता, बट आपका जो लंग का पैरेनकाइमा है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसको हम कहते हैं एस्पायरेशन नेमोनाइटिस। ठीक है, एस्पायरेशन नेमोनाइटिस। इंस्पायरेशन नेमोनाइटिस का मतलब क्या है? कि इन्फ्लेमेशन आफ्टर गैस्ट्रिक एसिड एस्पायरेशन। मतलब कि वही जो मैं आपको बाबे का बता रहा था, कि एक बाबा है और उसने वॉमिटिंग की है, ठीक है, वो बेड पे लेटा हुआ था, वो बेचारा बेहोश है। तो उसने जब वॉमिटिंग की, तो जो उसका गैस्ट्रिक कंटेंट था, उसने उसको वो लंग्स में ले गया, उसको एस्पायर कर लिया। तो इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एस्पायरिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, मतलब कि ये ज्यादातर होता है वॉमिटिंग में। प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ रही होती है। या फिर अगर एक आपका बंदा बेहोश है और वो वॉमिटिंग कर देता है हॉस्पिटल में, तो उसमें भी आपको क्या हो सकता है? एस्पायरेशनल निमोनाइटिस, आपकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है लंग्स की। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एस्पायरिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, मतलब अगर वो उल्टी करेगा तो वही उल्टी उसकी लंग्स में जाएगी और क्या कॉज करा देगी? एस्पायरेशनल निमोनाइटिस कॉज करा देगी। और ये आपको किस तरह मिलेगा? इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? इनफिल्ट्रेट इन लोअर लोब एंड रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। वो ये कहता है कि जो आपका लोअर लोब होगा, ठीक है, राइट लोअर लोब, जो आपका राइट लोअर लोब होगा, इसमें आपको इनफिल्ट्रेट मिलेंगे। इनफिल्ट्रेट, जो आपका ये गैस्ट्रिक कंटेंट है, ये अंदर घुस जाएगा। इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है अंदर घुस जाना। तो इनफिल्ट्रेट होगा किसमें? लोअर लोब में। और एंड इट रिजॉल्व, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा बाय सपोरेटिव केयर। सपोरेटिव केयर का मतलब ये होता है कि आपने उसकी सिम्टम्स को ठीक करना होता है। मतलब फर्ज करो उसको अगर सांस नहीं आ रहा, तो आप उसको ऑक्सीजन मास्क लगा दोगे या उसका और छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर दोगे, तो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। इसका हमें खास कोई जरूरत नहीं पड़ती ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सपोरेटिव केयर या स्पोरेटिव केयर। और ये किस में होगा? इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? इनफिल्ट्रेट होगा किसमें? राइट लोअर लोब में। ये सबसे अहम है, हमने पहले भी ये पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जब आपकी चीज लंग्स में जाती है, तो वो किस लंग में ज्यादा चांसेस होते हैं? राइट लंग में। अगर वो बंदा सीधा बैठा हुआ है या सीधा खड़ा हुआ है या भाग रहा है, तो वो किस किस लोब में जाएगा? इंफीरियर लोब में जाएगा। अगर वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो किस लोब में जाएगा? अपर लोब में जा सकता है या मीडियल लोब में जा, सॉरी, अपर लोब के इंफीरियर सेगमेंट में जा सकता है। इस तरह हमने पढ़ा था, मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो इस तरह आपका जो नमूनिया है ये कंप्लीट हो जाता है कि आपके टाइप्स क्या क्या हैं। अब आप लोग के पास अगर तो पैथोमा नहीं है, और वो जो मैंने आपको 3 बड़े बड़े टेबल्स दिखाए हैं, अगर आप वो याद नहीं करना चाहते, तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो आप काइंडली अपनी बुक पे लिख लेना, वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। मतलब कम से कम आपको इतना लाजमी पता होना चाहिए कि एस नमोनिया के क्या फीचर्स हैं, और बाकी जितने भी बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। उसको आप काइंडली लिख लें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस नमूनिया की। ये आपकी बुक पैथोमा पे लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट एड पे नहीं लिखा हुआ, तो इसको आप काइंडली लिख लें। जो एस नमूनिया है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? तो एस नमूनिया के बारे में आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए, पहली बात जो पता होनी चाहिए, सिर्फ एक ही बात आपने पता रखनी है कि एस नमूनिया इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, ये आप अपनी बुक पे लिख लें अगर आपके पास पैथोमा नहीं है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, बस एक बात लिख लें कि जो एस नमूनिया है, इट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। उसके बाद जो दूसरा बैक्टीरिया है, दैट इज योर क्लेब्सिला।
ठीक है। क्लेबसीला, जो क्लेबसीला है इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लेबसीला के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लेबसीला होता है ये उन पेशेंट को इफेक्ट करता है, ये उन पेशेंट को इफेक्ट करता है जो कि क्या है, माल नॉरिश्ड है, जिनको खुराक की कमी है। और खुराक की कमी आपको पता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा है खुराक की कमी है, अफ्रीका में। आपको पता है अफ्रीका में लोग बहुत भूख से मर रहे हैं। तो अफ्रीका में अगर वो या कोई ऐसा बंदा पाकिस्तान में या कहीं पे भी है, वो माल नॉरिश्ड है, उसको खुराक की कमी है, तो उसको कौन सा नमूनिया हो सकता है, क्लेबसीला वाला। ठीक है, क्लेबसीला वाला हो सकता है। या फिर वो क्या है, डिबिलिटेटेड एंड डिबिलिटेटेड। डिबिलिटेटेड कहते हैं कि जो बंदा मतलब खुद चल फिर ना सकता हो। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट माल नरिश्ड है या डिबिलिटेटेड है, तो उसमें उसको क्या हो सकता है, उसमें उसको क्लेबसीला हो सकता है। और आपने क्या याद रखना है, अगर जो आपका इंटेरिक फ्लोरा है, ठीक है, इंटेरिक फ्लोरा का क्या मतलब है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, अल्लाह ताला ने इसमें डिफरेंट बैक्टीरिया रखे हैं। तो आपने याद रखना है, जब आप इंटेरिक फ्लोरा जो होता है, फर्ज करो एक बंदा है और वो क्या करता है, वो फीसिस मतलब उसका कांटेक्ट फीसिस के साथ है, या वो वॉमिटिंग बार बार करता है, तो उसको कौन सा निमोनिया हो सकता है, क्लेबसीला का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो क्लेबसीला है ये इंटेरिक फ्लोरा है, दैट इज एस्पायरेटेड। मतलब कि फर्ज करो वॉमिटिंग वाला इसमें अप्लाई होता है कि मोस्ट कॉमनली ये क्या कॉज कराता है, एस्पायरेशनल निमोनिया कॉज कराता है क्लेबसीला। ठीक है, तो इंटेरिक फ्लोरा दैट इज एस्पायरेटेड, ये आपने याद रखना है। क्लेबसीला के बारे में दो बातें याद रखनी है कि एक तो ये उन लोगों में होगा जिनको खुराक की कमी होती है, या जो डिबिलिटेटेड होते हैं, मतलब वो चल फिर नहीं सकते, कोमा में होते हैं, या उनको कोई एपिलिप्सी या स्ट्रोक वगैरह की सिम्टम्स होती हैं। या फिर उनमें ये होता क्यों है कि जो हमारा इंटेरिक फ्लोरा है, ये क्लेबसीला ना हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो इंटेरिक फ्लोरा अगर एस्पायर हम कर लें तो उसमें क्या होगा, उसमें क्लेबसीला होगा, तो हमें निमोनिया कॉज करा देगा। ये दो बातें आपको लाजमी आनी चाहिए, बाकी चाहे आए या ना आए। उसके बाद जो आपका है स्टेफ ऑरियस, स्टेफेलोकोकस ऑरियस, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है, ये इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स आपके पथोमा से उठाए हैं, लेकिन ये वो वाले पॉइंट्स हैं जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है, तो इसको आपने लाजमी लिख लेना है। स्टेफ जो ऑरियस है, स्टेफ ऑरियस, इट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी नमूनिया। इट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी नमूनिया। अब सेकेंडरी नमूनिया का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंडरी नमूनिया, ठीक है, जो स्टेफ ऑरियस है, इट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी नमूनिया। अब सेकेंडरी नमूनिया में आपने क्या याद रखना है कि इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल नमूनिया सुपर इम्पोज्ड ऑन वायरल यूआरटीआई। देखो, सेकेंडरी नमूनिया का मतलब ये होता है, एक पेशेंट था, उसको पहले हुआ वायरल, ठीक है, उसको वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ। वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का क्या मतलब है, फर्ज करो अभी मैंने आपको एक वायरस पढ़ाया है, RSV, रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस। ये ना बच्चों में काफी कॉमन होता है, और ये एक डिजीज कॉज कराता है जिसको हम कहते हैं क्रूप। ठीक है, क्रूप, इसको ना हम पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे। जो RSV है ना, ये बच्चों में एक डिजीज कॉज कराता है, क्रूप। ये इन्फेक्शियस डिजीज का टॉपिक है पीडियाट्रिक्स का। तो RSV, फर्ज करो एक बच्चा है और उसको पहले ना गले का इन्फेक्शन हुआ वायरल, लेकिन जब गले का वायरल इन्फेक्शन होगा, तो चूंकि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो गया है, उसको पहले इन्फेक्शन है, तो उसके बाद आपके जो चौधरी साहब आ जाते हैं, और चौधरी साहब कौन है, स्टेफ ऑरियस। ठीक है, स्टेफ ऑरियस। तो जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन के बाद आपको अगर निमोनिया हो जाता है, तो आपने सस्पेक्ट करना है कि उसका मोस्ट कॉमन काज क्या है, मोस्ट कॉमन कौन सा हो सकता है, स्टेफ ऑरियस। ये आपको बात लाजमी पता होनी चाहिए। जो स्टेफ ऑरियस है, इट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी निमोनिया। उसके बाद आपने जो याद रखना है, डेट इज एच इन्फ्लुएंजा। एच इन्फ्लुएंजा के बारे में आपको क्या बात पता होनी चाहिए, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। ठीक है, तो एच इन्फ्लुएंजा में आपने याद रखना है कि अगर एक बंदा है और उसको क्या है, ये भी ना ये भी एक कॉमन काज है, मतलब ये मोस्ट कॉमन नहीं है, बट इट इज कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी निमोनिया। ये भी सेकेंडरी निमोनिया की ना एक कॉमन काज है, नॉट मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन क्या है, स्टेफ ऑरियस, लेकिन उसके बाद क्या है, एच इन्फ्लुएंजा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी निमोनिया, हाँ, सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी निमोनिया। जो एच इन्फ्लुएंजा है, इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी निमोनिया है। और इसमें क्या होता है, आपका पेशेंट पहले होगा सीओपीडी का। ठीक है, फर्ज करो एक मरीज है और उसको क्या हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, या उसको एम्फीसीमा है, सीओपीडी है। तो उस सीओपीडी के बाद अगर उसको निमोनिया हो जाता है, तो आपने क्या कहना है, उसको सीओपीडी है और उस पर सुपर इम्पोज का मतलब ये होता है कि पहले ही वो बेचारा तंग था, पहले ही उसको इन्फेक्शन हुआ था, उसके ऊपर फिर इन्फेक्शन हो जाए, तो इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज इन्फेक्शन। तो आपने याद रखना है जो एच इन्फ्लुएंजा है, ये क्या है, इट इज ये क्या कॉज कराता है, ये सुपर इम्पोज इन्फेक्शन कॉज कराता है सीओपीडी के ऊपर। ये आपने लाजमी इसको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है माइकोप्लाज्मा नेमोनाई। ठीक है, माइकोप्लाज्मा नेमोनाई, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। माइकोप्लाज्मा
माइकोप्लाज्मा नेमोनाई, ठीक है, नेमोनाई। इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो इसके ऊपर लिख लें कि इसकी ना सेल वाल नहीं होती। ये जो बैक्टीरिया है इसकी सेल वाल नहीं होती। और हमें पता है कि जो हम ग्राम स्टेन करते हैं, हम कहते हैं कि ये फलाना बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, फलाना बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो चूंकि इसकी सेल वाल नहीं होती तो हम क्या कहते हैं कि हम इसकी नो ग्राम स्टेनिंग, हम इसका ग्राम स्टेन नहीं कर सकते। हम ये नहीं देख सकते कि भाईजान ये ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि उसकी सेल वाल ही नहीं है, ये बगैर सेल वाल के होता है, इसकी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो हम इसकी ग्राम स्टेनिंग नहीं कर सकते। पहली बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इट इज मोस्ट कॉमन काज, ये मोस्ट कॉमन काज है किसकी? ए टिपिकल नमूनिया की। जो आपका ए टिपिकल नमूनिया है, ए टिपिकल नमूनिया जिसको हम इंटरस्टिशियल नमूनिया भी कहते हैं, वो इसकी उसकी मोस्ट कॉमन काज क्या है? आपका माइकोप्लाज्मा नेमोनाई, ठीक है, माइकोप्लाज्मा नेमोनाई। उसके बाद आपके वायरस स्टार्ट हो जाते हैं और सबसे पहला जो वायरस जो मैंने आपको अभी बताया है आरएसवी, ठीक है। आरएसवी का क्या मतलब होता है? ये ना एक डिजीज कॉज कराता है, हम पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे, अगर अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह मौका दिया तो मैं आपको पीडियाट्रिक्स पढ़ाऊंगा बड़े अच्छे से। आरएसवी का मतलब है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, और इसका ये क्या कॉज कराता है? ये एक डिजीज कॉज कराता है जिसको हम कहते हैं क्रूप, ठीक है। इसमें जब बच्चा कफ करता है ना, जब बच्चा खांसी करता है तो हमें वो ऐसे लगता है जैसे बार्किंग, इसको हम कहते हैं बार्किंग कफ। मतलब कि अब मैं क्या आपको कहूँ, खैर छोड़ो। जब वो खांसी करता है तो इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलती है बार्किंग कफ की, ठीक है। जब वो खांसी करता है तो इस तरह हमें लगता है जैसे वो बार्क कर रहा है, ठीक है, बार्किंग कफ। बार्किंग कफ की फाइंडिंग मिलती है, और इसका फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। और ये क्या है? इट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इन इन्फेंट्स। मतलब कि ये वही मैं बता रहा हूँ कि ये बच्चों में क्रोप कराता है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन काज है किसमें? मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया, ठीक है, निमोनिया इन इन्फेंट्स। जो बच्चों में निमोनिया होता है उसका मोस्ट कॉमन काज क्या है? उसका मोस्ट कॉमन काज है आरएसवी, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। उसके बाद आता है आपका साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। साइटोमेगालो वायरस क्या करता है? देखो, अगर फर्ज करो आपका एक मरीज है और उसका हुआ है ऑपरेशन, उसका ऑपरेट हुआ है। ऑपरेशन के बाद हम क्या करते हैं? हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से बचने के लिए, मैं आपको इसको सारा कंसेप्ट समझाता हूँ। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। फर्ज करो एक बंदा है और उसका ना हमने क्या किडनी ट्रांसप्लांट किया। फर्ज करो हमने ना कोई उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की है। अब चूंकि वो जो किडनी है, जो हमने नई किडनी लगाई है उसमें, वो एक उस बॉडी के लिए एक नया ऑर्गन है, नई चीज है ना। तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर लेगी और उसको क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। उसके उसको जब खिलाफ इम्यूनिटी पैदा होगी तो उसको खराब कर देगी। इसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। हम क्या करते हैं जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो जो हमारा पेशेंट होता है ना उसको हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसको ना हम स्टीरॉइड्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? ये आपके ना इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। इम्यूनिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं। इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। अब जब हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से बचने के लिए हमने इम्यूनिटी जब कम करेंगे, तो फिर जब आपके फौजी कम होंगे तो क्या होगा? दुश्मन हमला कर देगा। तो उस जो ये जो मौका है इसका कौन फायदा उठाता है? इसका फायदा उठाता है साइटोमेगालो वायरस। तो आपने याद रखना है, जब हम पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं, मतलब हमने एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया, हमने उसको कार्टिकोस्टेरॉइड्स दिए, उसकी इम्यूनिटी कम की, तो उसमें मोस्ट कॉमन काज जो आपको निमोनिया हो सकता है वो किस वजह से हो सकता है? साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। तो ये एक अहम बात है और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से बचने के लिए हम इम्यूनिटी तो कम कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके मरीज को निमोनिया हो जाता है तो आपने क्या कहना है? इट इज ड्यू टू साइटोमेगालो वायरस। उसके बाद एक और है और फिर आपकी जान छूट जाएगी इससे, दैट इज योर कॉक्सिला बर्नूती, ठीक है, कॉक्सिला बर्नूती। ये जो कॉक्सिला बर्नूती है ना, ये बड़ा बड़ा ही ना क्या आप कहूँ मैं इसको, ये बड़ा खराब किस्म का बैक्टीरिया है और इसने ना हिस्ट्री में बहुत लोगों की जान ली है। कोक्सीला बर्नूती, ठीक है, गालबन 1980 में जाके इसका हमें सही तरह पता चला था। उससे पहले ये एक बहुत मिस्टीरियस बैक्टीरिया है। अच्छा, ये क्या कॉज कराता है? नॉर्मली ये क्या कॉज कराता है? क्यू फीवर, ठीक है, क्यू फीवर हम कहते हैं क्वेश्चनेबल फीवर को, कि ऐसा बुखार बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट को बहुत बुखार होता है लेकिन हमें पता ही नहीं होता क्यों होता है, ठीक है। तो क्यू फीवर, क्वेश्चनेबल फीवर, लेकिन 1980 के बाद हमें पता चल गया था कि इट इज ड्यू टू कॉक्सिला बर्नूती। और उससे पहले हम क्या थे? उससे पहले हम अनपढ़ी थे, ठीक है। तो कॉक्सिला बर्नूती क्या करता है? आपने इसमें क्या याद रखना है? एटिपिकल with high Q fever seen in farmer and वेंटेरियंस। देखो, ऐसे लोग जो कि क्या है? किसान हैं, फार्मर्स हैं,
या फिर ऐसे लोग जो कि जानवरों की देखभाल करते हैं, वेटनरियंस, ठीक है, वेटनरियंस, ऐसे लोग जो कि किसान हैं और जो जानवरों की देखभाल करते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया ये किस किस में होता है, ये शीप्स में होता है, भेड़ों में होता है, ठीक है, शीप्स में होता है और बकरियों में होता है, ठीक है, और इस तरह के जो छोटे छोटे जानवर हैं इनमें होता है। और ये सबसे ज्यादा किन लोगों को इफेक्ट करता है, किसानों को और ऐसे लोग जो जानवरों की देखभाल करते हैं। और ये क्या कॉज कराता है, इट कॉजेज क्यू फीवर, इसमें ना आपको क्यू फीवर होगा, ठीक है, क्यू फीवर कहते हैं क्वेश्चनेबल फीवर को, कि हमें फीवर का पता ही नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्यू फीवर, और इट इज ड्यू टू कॉक्सिला बर्नोटी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखवाई है, ये आपकी पेथोमा से मैंने उठाई थी, और पेथोमा वाली सारी नहीं मैंने लिखवाई, जो मैंने आपको लिखवाई है आप यही याद कर लोगे तो इससे बाहर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज नहीं आएगा।